नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम इसमें निबंध पढ़ेंगे अगला, स्थानीय भाषा और वैश्वीकरण। इसमें हमें यह बात पढ़नी रहेगी कि स्थानीय भाषाएं जो हमारी हैं ये किस प्रकार वैश्वीकरण के बराबर काम कर रही हैं, क्या उसमें चुनौतियां आ रही हैं, क्या उसमें नई नई चीज़ें बन रही हैं, समीकरण बन रहे हैं जिससे हम अपनी स्थानीय भाषा के माध्यम से भी अपनी मातृभाषा को बचाते हुए भी विश्व को जोड़ रहे हैं और एक संतुलन स्थापित कर रहे हैं। निबंध 3 भागों में लिखेंगे। पहला प्रस्तावना रहेगा, फिर मुख्य भाग रहेगा, उसके बाद निष्कर्ष आएगा। प्रस्तावना में हम निबंध की 100 शब्दों में बात लिखेंगे। मुख्य भाग हमारा मुख्य निबंध रहेगा जिसमें हम पूरा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद निष्कर्ष हमारा निबंध का निचोड़ रहेगा। स्थानीय भाषा, देखिए हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, पंजाब है, यानी हमारे बहुत से घर हैं। इन घरों में अलग अलग अपनी खुद की भाषाएं हैं। फिर हमारी एक मातृभाषा है जो हिंदी है, जो हमारी देश की भाषा है, जो ज़्यादातर भागों में बोली जाती है। अब विश्व की भाषाएं तो देखिए अलग अलग हैं। विश्व में कहीं अंग्रेजी बोली जाती, फ्रेंच बोली जाती है, कहीं कुछ बोला जाता है, चीनी बोली जाती है। फिर हम काम कैसे करें? अब चूंकि जो हमारा डिजिटल गांव बनता जा रहा है, वैश्विक गांव जो हमारा बनता जा रहा है, तो भाई गांव में तो सबके यहाँ जाना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी, सबके यहाँ सामान लेना पड़ेगा, सबके यहाँ सामान देना पड़ेगा। फिर किस भाषा में बात करेंगे? बिना भाषा के संचार के तो व्यापार संभव ही नहीं है। व्यापार करने के लिए तो बातचीत करनी पड़ेगी। और विदेशों से व्यापार जो है भारत का, ये पहली बार नहीं हुआ है। चोल साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, उनकी जल नीति कितनी मशहूर थी, कितनी अच्छी जल नीति थी उनकी। यानी तब वो श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इन सब में व्यापार करते थे, जल मार्गों से व्यापार करते थे। भाई राजेंद्र चोल वगैरह जो थे, जो राजराज प्रथम थे, इन लोगों के अगर हम पढ़ते हैं उस काल को, तो देखते हैं कितना ज़्यादा समृद्धशाली इनकी नीतियाँ थी। इसके बाद यदि हम आते हैं और पूरे पुराने में, प्राचीन काल में, तो हड़प्पा को देख लो। हड़प्पा भी तो वैदेशिक व्यापार करता था, तब भी तो व्यापार होते थे। यानी इन व्यापारों के पीछे एक कोई ना कोई भाषा रही होगी, व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध रहा होगा, इसी के माध्यम से हमने बात करना शुरू किया होगा। फिर अभी के दुनिया जो चल रही है, ये भी बातचीत से ही जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं निबंध। निबंध में प्रस्तावना। क्लास पूरी देखिएगा, इसमें हम जो चर्चा करेंगे उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और क्लास आपको बराबर मिलती रहें। वैश्वीकरण एक अपरिहार्य प्रक्रिया है जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और समाजों को अभूतपूर्व तरीके से जोड़ा है। जहां एक ओर इसने ज्ञान, व्यापार और अवसरों के द्वार खोले हैं, वहीं दूसरी ओर इसने एक गहरी चुनौती भी पेश की है, स्थानीय भाषाओं के अस्तित्व का संकट। स्थानीय भाषाएं किसी भी संस्कृति की आत्मा होती हैं। वह किसी समुदाय की पहचान, इतिहास और सामूहिक संस्कृति को सहेजती हैं। वैश्वीकरण के दौर में जब अंग्रेजी जैसी कुछ वैश्विक भाषाएं ज्ञान और शक्ति का माध्यम बन रही हैं, तब स्थानीय भाषा और वैश्वीकरण के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह संतुलन अपनी मातृभाषा की जड़ों से जुड़े रहते हुए भी विश्व से जुड़ने का है। तो यह हमने थोड़ा प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना में हमने यह बताया किस प्रकार से भाषा जो है आवश्यक है और हावी है। अपने देश में भी आपने एक चीज़ देखा होगा कि वैसे तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी भी बहुत ज़्यादा चर्चित है। अंग्रेजी में क्या होता है कि लेन देन मैक्सिमम जो हैं, बड़े लेन देन जो हैं, या बड़ी परीक्षाएं जो हैं, या बड़े ऐसे काम हैं जिनमें अंग्रेजी को सरल माना जाता है। मेडिकल वगैरह की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती है, तो उसको सरल माना जाता है। जैसे दवा कोई आती है उस पर सब अंग्रेजी ही लिखी होती है, यानी उतनी अंग्रेजी आनी चाहिए, इसके बाद भी हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि अगर हम अंग्रेजी जान जाते हैं तो हम आधी दुनिया से जुड़ चुके होते हैं, ऐसी कहावत है। देखो, निबंध वही चूज करना, वही निबंध लेना, टॉपिक लेना जिसमें आपको 60 से 70% चीज़ें आती हों। जब आपको चीज़ें आती होंगी तो आपको लिखने में आसानी होगी, शब्द ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, मेरे पढ़ाए हुए सारे निबंध आप पढ़ना। जब आप सारे निबंध पढ़ोगे तो आपको भाषा कैसी लिखनी है ये बात पता चल जाएगी। एक प्रभावी भाषा कैसे तैयार करते हैं यह बात आपको पता चल जाएगी। वैश्वीकरण का भाषाई प्रभुत्व और स्थानीय भाषाओं पर खतरा।
वैश्वीकरण ने एक ऐसी भाषाई पदानुक्रम का निर्माण किया है जहां कुछ भाषाएं मुख्यतः अंग्रेजी प्रभुत्वशाली बन गई, जबकि हजारों स्थानीय भाषाएं हाशिए पर ढकेल दी गईं। अंग्रेजी का वैश्विक प्रभुत्व। वैश्वीकरण के तीन मुख्य स्तंभ अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और अकादमिक जगत अंग्रेजी पर ही निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था और व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कॉरपोरेट जगत और कूटनीति की भाषा मुख्य रूप से अंग्रेजी है। करियर में आगे बढ़ने के लिए इसे एक अनिवार्य कौशल माना जाता है, जिससे युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा से अधिक अंग्रेजी सीखने पर जोर देती है। डिजिटल दुनिया। इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग और अधिकांश तकनीकी नवाचार अंग्रेजी में होते हैं। भले ही गूगल और मेटा जैसी कंपनियां स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन ज्ञान का बड़ा हिस्सा आज भी अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। उच्च शिक्षा और विज्ञान। देखिए, मैं यहाँ पर आपको भले ही निबंध को पॉइंट में और हेडिंग में पढ़ा रहा हूँ, परीक्षा में आपको बिना हेडिंग लिखना है। जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं, हम इसलिए ऐसे पढ़ाते हैं जिससे आप जो पढ़ रहे हो वो आपको दिमाग में अच्छे से बन जाए। आप ये समझ पाओ कि हाँ, इसके बाद सर ने ये पढ़ाया था, इसके बाद ये बताया था, इसके बाद वो चीज़ें आप फ्रेम करते चले जाओ, प्रारूप बनाना सीख जाओगे, निबंध आसान हो जाएगा। निबंध में कुछ नहीं होता है। उच्च शिक्षा और विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों और वैज्ञानिक संवाद की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, जिससे गैर अंग्रेजी भाषी शोधकर्ता और छात्र अपनी मातृभाषा में ज्ञान के सृजन से वंचित रह जाते हैं। फिर आता है सांस्कृतिक और भाषाई क्षण। जब कोई समुदाय ज्ञान, शक्ति और धन के लिए पूरी तरह से किसी वैश्विक भाषा पर निर्भर हो जाता है, तो स्थानीय भाषा धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खोने लगती है। माता पिता बच्चों से घर में प्रमुख भाषा में बात करने लगते हैं, जिससे बच्चे अपनी मातृभाषा की शब्दावली और व्याकरण में कमज़ोर हो जाते हैं। यूनेस्को के अनुसार दुनिया की लगभग 6000 भाषाओं में से 43% लुप्तप्राय हैं और वैश्वीकरण इसका प्रमुख कारण है। ये चीज़ें जो हैं, ये आपका डाटा हैं। परीक्षा में आप डाटा तभी लिखिएगा जब आपको बिल्कुल सही पता हो, क्योंकि डाटा जो होता है उस पर ध्यान जल्दी जाता है, तो जब सही पता होगा तो उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। मान लिया आपका डाटा गलत है तो आपका निबंध जो है थोड़ा वैसे चेक किया जाएगा, मतलब एक बढ़िया इंप्रेशन नहीं डालेगा। नहीं पता है तो डाटा लिखो ही मत। स्थानीय भाषाओं का महत्व, पहचान और ज्ञान का भंडार। स्थानीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे समाज के लिए अमूल्य कार्य करती हैं, जिन्हें वैश्वीकरण की दौर में भुलाया नहीं जा सकता है। तो भाषा किसी समुदाय की पहचान का सबसे शक्तिशाली वाहक होती है। यह उस समुदाय की रीति रिवाज, मुहावरे, लोक कथाएं, संगीत और इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। स्थानीय भाषाओं का लुप्त होना उसकी संस्कृति की अद्वितीयता का लुप्त होना है, यानी यूनिकनेस उसकी खत्म हो जाती है। जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं, ऐसे हम आपकी मेंस की आंसर सीरीज कराते हैं। जिसको भी आपको क्लास अगर करनी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हमेशा क्लास मिलती रहेगी, तो मेंस की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास कैसे होगा? शोध बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे तेजी और प्रभावी ढंग से सीखते हैं। मातृभाषा में शिक्षा उनके संज्ञानात्मक विकास को मजबूत करती है और उन्हें अपनी सोच को गहराई से व्यक्त करने में मदद करती है। महान साहित्य, कविता और कला का सृजन अक्सर लेखक की मातृभाषा में ही अपनी अधिकतम रचनात्मकता को प्राप्त करता है। स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण। हजारों स्थानीय भाषाएं, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों की भाषाएं, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का भंडार है। पौधों, जड़ी बूटियों, मौसम के पैटर्न और स्थायी जीवन शैली से जुड़ा ज्ञान इन भाषाओं की शब्दावली में निहित है। भाषा के लुप्त होने से यह मूल्यवान ज्ञान हमेशा नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो अपने आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी भाषा काफ़ी अलग है, उनकी भाषा केवल वही लोग समझ पाते हैं। लेकिन एक चीज़ और कही जाती है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, ये जड़ी बूटियों के बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं। मतलब कोई भी बीमारी हो, उसके लिए कौन सी जड़ी बूटी बेहतर है, इसका ज्ञान इनको बहुत बारीकी से होता है। अब इनको अंग्रेजी नहीं आती, मान लेते हैं, बहुत कम है जिनको अंग्रेजी आती है, तो क्या हम इनको देश से कटा मानेंगे, दुनिया से कटा मानेंगे? अरे उनके पास जो ज्ञान है वो तो कहीं और है नहीं।
तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे एक संतुलन बना रहे। आवश्यकता इस बात की है कि हम वैश्वीकरण को शत्रु नहीं बल्कि स्थानीय भाषाओं के लिए एक उपकरण के रूप में देखें। संतुलन स्थापित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति आवश्यक है। जैसे शिक्षा में मातृभाषा की प्रधानता। शिक्षा के प्राइमरी चरणों यानी प्री प्राइमरी और प्राइमरी में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अनिवार्य है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस सिद्धांत पर जोर दिया गया है। एक बार जब बच्चे की नींव मातृभाषा में मजबूत हो जाती है तो वह किसी भी वैश्विक भाषा को अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकता है। वैश्विक भाषा अंग्रेजी को एक कौशल के रूप में सिखाया जाना चाहिए, न कि संस्कृत के विकल्प के रूप में। डिजिटल दुनिया का स्थानीयकरण। स्थानीय भाषाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए इंटरनेट सामग्री यानी स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का निर्माण बढ़ाना चाहिए। प्रौद्योगिकी विकास। वॉइस कमांड, सर्च इंजन और सॉफ्टवेयर इंटरफेस को स्थानीय भाषाओं के अनुकूल बनाना होगा। एक चीज़ आप देखो, बहुत बढ़िया बात बताता हूँ भाई। आपने देखा होगा कि आपके गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मोबाइल चलाना सीख लिया। कैसे सीख लिया? जब उस चीज़ की उपलब्धता उनको बहुत आसानी से हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे उस चीज़ को सोचने की, सीखने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे ही एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन ना लाके अगर धीरे धीरे चीज़ों को बदला जाए, उनके लिए फॉन्ट बनाए जाएं, उनके लिए भाषा को उनके अनुकूल धीरे धीरे, मतलब हिंदी और उनकी भाषा मिला के बनाई जाए, तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। यूनिकोड और फॉन्ट। स्थानीय लिपियों के लिए बेहतर यूनिकोड समर्थन और टाइपिंग टूल विकसित करना। जब ज्ञान और अवसर स्थानीय भाषा में उपलब्ध होंगे तो लोग अपनी भाषा के उपयोग को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होंगे। फिर है ज्ञान के अनुवाद और नवाचार को बढ़ावा देना। वैश्विक ज्ञान जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए सरकार और अकादमिक संस्थानों को अनुवादकों और शब्दावली निर्माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही स्थानीय भाषाओं में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वैश्विक संवाद केवल अंग्रेजी तक सीमित ना रहे। कारपोरेट और सरकारी प्रोत्साहन। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी सेवाएं केवल कानूनी दस्तावेज और नागरिक सूचनाएं स्थानीय भाषाओं में आसानी से उपलब्ध हों। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी स्थानीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग इसका बढ़ावा देना चाहिए। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। स्थानीय भाषा और वैश्वीकरण के बीच का संघर्ष वास्तव में पहचान और प्रगति के द्वंद्व को दर्शाता है। यह एक मिथक है कि वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए अपनी मातृभाषा को छोड़ना आवश्यक है। इसके विपरीत अपनी सांस्कृतिक जड़ों में मजबूत व्यक्ति ही वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ संवाद कर सकता है। समय की मांग है कि हम एक ऐसी विश्वदृष्टि अपनाएं जो बहुभाषावाद को ताकत के रूप में देखती है। हमें वैश्वीकरण के प्रवाह को स्वीकार करना होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रवाह हमारी भाषाओं और संस्कृतियों को बहा न ले जाए। संतुलन का सूत्र सरल है, सोचना अपनी मातृभाषा में है और संवाद वैश्विक भाषा में करना है। इस तरह हमारी स्थानीय भाषा हमारी पहचान को सुनिश्चित रखेगी और वैश्विक भाषा हमें विश्व से जोड़ेगी। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका था जिसको हमने पढ़ाया। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आया है तो लाइक करिएगा। आप हमें यह ज़रूर बताइए किस क्लास के लिए, किस परीक्षा के लिए आप निबंध पढ़ रहे हैं, और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। यह क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अभ्यास जारी रखिएगा। धन्यवाद।